ऑलराइट, कमिंग फॉरवर्ड जी, लास्ट टाइम पे डिमांड पड़ा था कि क्या होती है मार्केट डिमांड, क्या होती है डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है। जो चीज़ें रह गई थी डिमांड के हवाले से, उसमें आगे फर्दर टॉपिक है फैक्टर्स बिहाइंड डिमांड कर्व। इसमें से सबसे प्राइमरी फैक्टर तो प्राइस है। यू वुड हैव रिमेंबर्ड कि प्राइस के ऊपर ही हमने लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है वो पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती जाती है वैसे उसकी मार्केट डिमांड या उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट है वो कम होती चली जाती है। बट उसमें साथ में एक सेंटेंस ऐड किया था, दैट वाज दैट ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अगर वो बाकी के सब फैक्टर्स या वेरिएबल्स जिनको अगर वो मूव करते रहें या वो कांस्टेंट ना रखें तो फिर जो हमारा रिजल्ट है इस लॉ का कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ये ठीक से प्रूव नहीं होता। वो जो अदर वेरिएबल्स हैं या जो अदर फैक्टर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट करते हैं इस लॉ को समझने के लिए, वो ये फैक्टर्स वही हैं जो डिमांड कर्व को अफेक्ट करते हैं। पहला प्राइस था, बट व्हेनेवर इट विल द डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू प्राइस, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में फॉल करेगा। बट ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस के अलावा हैं, मतलब अदर देन प्राइस वेरिएबल्स। द फर्स्ट वन इज एवरेज इनकम। Income, obviously it means that whatever you are earning or whatever you are taking home after doing some business or services or job or whatever the way of earning you have, so अगर किसी भी मार्केट के अंदर एवरेज इनकम इंक्रीज हो जाती है, देखिए यहाँ पे इनकम की बजाय एवरेज इनकम इसलिए लिखा गया बिकॉज अगर हम एग्रीगेट बात करें तो हो सकता है किसी एक एम्प्लॉय की या किसी एक बंदे की या किसी एक सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल की सैलरी बढ़ी हो, बाकी सबकी ना बढ़ी हो, तो वो हम उसको एवरेज आउट कर लेते हैं। एवरेज आउट मीन जैसे आप अपने मार्क्स को एवरेज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स में 100 में से 80 मार्क्स लिए, फिजिक्स में 60 लिए, किसी में केमिस्ट्री में 90 लिए, तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं? आप सबको ऐड करके उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं तो फिर हम एक पूरी इकोनॉमी की इनकम को ऐड करते हैं और उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर कमिंग अप टू द एवरेज इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर किसी भी इकोनॉमी की या अगर किसी भी मार्केट की एवरेज इनकम इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स के उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर। नाउ दिस इज नॉट अ प्राइस फैक्टर। प्राइस तो ये थी ना कि किसी लेट से पेप्सी की बात करते हैं, पेप्सी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम प्राइस को तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग अ वेरिएबल विच इज अदर देन द प्राइस वेरिएबल। तो एवरेज इनकम अगर किसी मार्केट में किसी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आता है डिमांड के ऊपर, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, और वो क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेट से एक मार्केट जो थी या एक इकोनॉमी जो थी वो पहले उनकी एवरेज इनकम 20,000 थी, तो वो मार्केट के अंदर एक सर्टेन डिमांड क्रिएट कर रहे थे, मतलब 20,000 की कुछ भी डिमांड मार्केट से रेज होती थी। अगर एवरेज इनकम 20,000 से बढ़ के लेट से 25,000 हो जाती है, नाउ इस सूरत के अंदर जो कैपेसिटी थी बाइंग की या जो डिमांड की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। पहले 20,000 इन कैपेसिटी थी या बाइंग पावर थी, अब वो 25,000 हो गई है। सो डिस्पाइट के प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, डिस्पाइट के प्रोडक्ट की प्राइस सेम है, ज़्यादा नहीं हुई उस या कम भी नहीं हुई, उसके बावजूद मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन वेरिएबल, दिस इज वन फैक्टर विच कैन अफेक्ट डिमांड कर्व। एंड वाइस वर्सा, अगर एवरेज इनकम कम हो जाती है 20,000 से लेट से एवरेज इनकम 15,000 पे आ जाती है, अब ऐसी सूरत में मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम हो जाएगी। जबकि लॉ तो हमें कहता था कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन ऐसी सूरत में प्राइस तो इंक्रीज नहीं हुई बल्कि प्राइस की बजाय एवरेज इनकम डिक्रीज हो गई है। सो एवरेज इनकम डिक्रीज होगी, द रिजल्ट विल बी द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मार्केट, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों की बाइंग पावर ही कम हो गई है।
शमून आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एवरेज इनकम ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एक्चुअली हम कहते हैं एक पूरी कंट्री की, ठीक है। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सबकी इनकम को ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। यस इट इज एवरेज ऑफ इनकम, बट अगर हम सिर्फ एवरेज इनकम की बात करते हैं तो फिर लाजमी नहीं है हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हो सकता है हम एक स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं। होती पर कैपिटा इनकम भी एवरेज है, बट पर कैपिटा जब हम जनरली बात करते हैं तो हम एक इकोनॉमी लेवल की बात कर रहे होते हैं। जब हम एवरेज इनकम की बात करते हैं तो वो कंट्री वाइज भी हो सकती है, इकोनॉमी के तौर पे भी हो सकती है, या वो एक स्पेसिफिक एरिया की भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक मार्केट की भी हो सकती है। Then the second factor which affects the demand curve is population. पॉपुलेशन देखें, जैसे जैसे मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर या एक एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो उस इकोनॉमी या मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल एक पानी की बात कर लेते हैं, वाटर की बात कर लेते हैं कि अगर खरीदने वाले एक जगह पे उसकी पॉपुलेशन 1 लाख है तो उसकी डिमांड भी 1 लाख के अकॉर्डिंग है। लेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है 1,50,000 हो जाती है, ऐसी सूरत में डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगेन प्राइस का तो फर्क नहीं पड़ा, हम तो कहते थे कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे प्राइस अगर सेम भी रही, पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसकी वजह से भी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बल्कि इसका उल्टा इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि पहले हम कहते थे प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये जो अब हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं इसकी वजह से एक तो क्वांटिटी डिमांड पे भी फ़र्क पड़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड के साथ साथ उस प्रोडक्ट की प्राइस पे भी फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर सप्लाई सेम रहती है, मतलब बेचने वाले लोग सेम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, तो रिजल्ट क्या होगा, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सो द सेकेंड फैक्टर विच कैन अफेक्ट आवर डिमांड कर्व इज पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, प्राइस चाहे सेम भी रहे, लेकिन मार्केट में पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। देन द नेक्स्ट वन इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स से मतलब जो उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं, जो सब्सटीट्यूट हैं, जो अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे पेप्सी और कोक, दे आर सब्सटीट्यूट्स। जैसे कॉर्नफ्लेक्स और ओटमील, दे आर सब्सटीट्यूट्स। जैसे हम कह सकते हैं चाय और किसी हद तक कॉफ़ी, दे आर सब्सटीट्यूट्स। सो अगर मार्केट के अंदर जो रिलेटेड गुड्स हैं, जो अल्टरनेटिव गुड्स हैं या जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, अगर उनकी प्राइसेस पे फ़र्क पड़े तो भी हमारा डिमांड कर्व जो है वो इम्पैक्ट होता है और उसके पे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल यही दो एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, एक पेप्सी है और एक कोक है। पेप्सी ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की, ठीक है। हम पेप्सी की डिमांड को नोटिस करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में उसका क्या इम्पैक्ट आता है। सो पेप्सी ने अपनी प्राइस चेंज नहीं की, बल्कि लेट्स से कोका कोला ने अपनी प्राइस मार्केट में इंक्रीज कर दी है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, द पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम कोका कोला टू पेप्सी, और रिजल्ट क्या होगा, पेप्सी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो जो लॉ था वो कहता था कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे किसी दूसरी जो हमारी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट थी, मतलब वो प्रोडक्ट जो सिमिलर नेचर की थी कि हम ए प्रोडक्ट की बजाय बी प्रोडक्ट भी खरीद लें तो काम चल जाएगा, अब दूसरी प्रोडक्ट ने, कोका कोला ने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी, पेप्सी की प्राइस सेम होने के बावजूद क्वांटिटी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि जो रिलेटेड प्रोडक्ट थी, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था, उसने अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सो ये दिस इज अनदर फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट द डिमांड कर्व। आपने जो पूछा है बेटा क्वेश्चन अदनान, पेप्सी की प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो ये तो हम खुद एज्यूम कर रहे हैं ना कि रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई है।
पहले फेज के अंदर पेप्सी ने अभी प्राइस सेम रखी है और कोका कोला ने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है, तो लोग शिफ्ट हो गए फ्रॉम कोक टू पेप्सी. नाउ इफ द मार्केट डज नॉट हैव एनफ सप्लाई, मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. यस, ठीक है. सो एक साइड पे डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से अगर तो सप्लाई भी मौजूद है तो फिर प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी ज्यादा हो रही है, तो वो दोनों के जो इम्पैक्ट है या जो इफेक्ट है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो एक दूसरे को काउंटर कर देंगे. लेकिन अगर पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ कोक और पेप्सी की सप्लाई ज्यादा नहीं हो पा रही या पेप्सी की सप्लाई उतनी ही है और डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो अब लोग, क्योंकि ख़रीदार ज़्यादा हैं, बायर ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट जो सेलर है या जो सप्लायर है वो कम है, तो मार्केट के अंदर एक कंपटीशन आ जाएगा. फिर हर बायर कोशिश करेगा कि हम ये प्रोडक्ट खरीद लें और वो प्रोडक्ट महंगी खरीदने पे भी राज़ी होगा. इस वजह से पेप्सी की प्राइस भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन अगर सप्लाई भी साथ साथ में इंक्रीज होती रहती डिमांड के, तो ऐसी सूरत के अंदर जो पेप्सी की प्राइस है वो फिर इंक्रीज ना होती, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती, प्राइस सेम रहती और लोग, इन अदर वर्ड्स को कि जो क्वांटिटी डिमांड है अलबत्ता वो कम हो जाती क्योंकि उन्होंने प्राइस इंक्रीज की थी. और यही पूरा इम्पैक्ट अगर आप रिवर्स कर लें तो कोक के साथ भी हो सकता है कि अगर पेप्सी अपनी प्राइस इंक्रीज कर दे तो फिर कोक की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसके सब्स्टिट्यूट की, अल्टरनेटिव की या सिमिलर प्रोडक्ट की जो कि यूज की जा सकती है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. नेक्स्ट वन इज टेस्ट. लॉ, मैं बार बार आपको एक ही जो सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये फैक्टर्स वो हैं जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन एक फैक्टर है वो टेस्ट का, कि कुछ लोग एक सर्टेन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं. पेप्सी को की एग्जांपल ही ले लें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइस कॉन्शियस नहीं है बल्कि वो पसंद ही कोका कोला करते हैं. दे डू नॉट लाइक पेप्सी इवन कि पेप्सी की प्राइस कम भी हो जाए, पेप्सी अपनी प्राइस डिक्रीज भी कर दे या कोक अपनी प्राइस इंक्रीज भी कर दे, दे विल स्टिल स्टिक टू द सेम प्रोडक्ट जिसका टेस्ट उनको पसंद है. ऐसी सूरत में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रिवेल नहीं करता. ऐसी सूरत में लॉ ऑफ डिमांड ने जो कहा था प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, ये चीज़ रियलिटी में अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि लोगों का एक सर्टन प्रोडक्ट पे, एक सर्टन कमोडिटी पे या एक सर्टन सर्विस पे या उनका एक ऐसा टेस्ट डेवलप है कि वो उसी प्रोडक्ट के साथ स्टिक रहते हैं और उसको कोई और प्रोडक्ट पे शिफ्ट या उस अपने सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट ही नहीं होना चाहते. ठीक है, जैसे हम चाय की बात करते हैं, वी हैव डिफरेंट ब्रांड्स इन द मार्केट. वन इज टपाल लेट्स से एंड सेकंड इज लिप्टन. ये दोनों एक दूसरे के कंपेटिटिव हैं, कंपटीशन में हैं या सब्स्टिट्यूट है. अगर कुछ लोग टपाल को फॉर एग्जांपल पसंद करते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाने की वजह से भी लोग उसको छोड़ेंगे नहीं या लिप्टन पे शिफ्ट नहीं होंगे, बल्कि उसी प्रोडक्ट को बाय करेंगे जो वो टेस्ट डेवलप कर चुके हैं. सो ऐसी सूरत में भी लॉ ऑफ डिमांड प्रिवेल नहीं करता. एंड लास्टली स्पेशल इन्फ्लुएंस. स्पेशल इन्फ्लुएंस का मतलब कि कोई एक ऐसा इवेंट है, कोई एक ऐसा मामला है या कोई एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद उसकी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं हो रही. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं शादी के सीज़न की. अब शादी के सीज़न में आप देखते हैं कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं. तो लॉ तो ये कहता था कि जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा सीन होता है कि प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ साथ क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती जाती है. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड प्रिवेल नहीं करता. अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्पेशल इन्फ्लुएंस. दैट स्पेशल इन्फ्लुएंसेस के एक ऐसा फैक्टर है, एक शादी है या सीजन की एग्जांपल ले लें
कि लेट्स से गर्मियों के अंदर अगर हम बात करें तो एयर कंडीशन जो होते हैं या एसीज जो होते हैं उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। सो डिस्पाइट के प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी साथ साथ बढ़ती जाती है, बिकॉज वी हैव अ स्पेशल इन्फ्लुएंस। एंड सिमिलरली इन रेनी लेट्स से बारिश हो रही है या कोई ऐसा मौसम है जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग रेन, तो अम्ब्रेला की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। अब प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद खरीदार ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो इसकी वजह लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, फिर इसकी वजह क्या है? देयर इज अ फैक्टर विच इज अफेक्टिंग ओवर क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट एंड रिजल्टेंटली ओवर डिमांड कर्व इज एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल इन्फ्लुएंस। So there are 6 major factors that I have told you which can affect the demand curve. The primary one is price. और जब प्राइस की वजह से, ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की वजह से अफेक्ट होगी तो हम उसको लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से डिस्कस करेंगे, that whenever the price of a product is increasing, the quantity demanded will decrease, keeping in view the thing that other things will remain constant. अगर वो बाकी चीज़ें constant नहीं रहती तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्रीवेल नहीं करता। Then there are other 5 factors apart from the price as well. अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से जब भी हमारी डिमांड चेंज होगी, या अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से जब भी हमारी क्वांटिटी डिमांड को फर्क पड़ेगा, तो ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये वो फैक्टर्स होंगे, ये वो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो प्राइस के अलावा भी डिमांड को असरअंदाज होते हैं, जैसा कि एवरेज इनकम है, पॉपुलेशन है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, या प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कह सकते हैं आप इसको, टेस्ट है एंड स्पेशल इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एवरेज इनकम का एक दफा रिपीट कर देना प्लीज। ओके, जी जी मैं बता देता हूँ। एवरेज इनकम का मतलब ये है कि मैं जो कमाता हूँ या मैं जो अर्न कर रहा हूँ, लेट्स से मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कोई पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ, मैं कहीं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, या कोई रेंटल इनकम मुझे आती है, या मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, सो मेरे पास बहुत से अर्निंग रिसोर्सेज हैं। उन सारे रिसोर्सेज को जब मैं इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास इनकम आ जाती है। इनकम से मतलब अर्निंग है, वो किसी भी शेप में है, चाहे वो प्रॉफिट की शेप में है, चाहे वो सैलरी की शेप में है, चाहे वो रेंट की शेप में है, चाहे वो कमीशन की शेप में है, या इस तरह कुछ भी। इसी तरह हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है मुख्तलिफ कैपेसिटी के अंदर। जब हम किसी मार्केट के अंदर ये कहते हैं कि मार्केट की एवरेज इनकम बढ़ गई है, तो अब प्राइस जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर सेम भी रहे, ला तो ये कहता था प्राइस कम होगी तो डिमांड हो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि एवरेज इनकम अगर बढ़ जाती है किसी भी सोसाइटी की तो भी मार्केट में क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। मैं पहले 1 लाख रुपए कमाता था, तो मैं ऑब्वियसली 1 लाख के हिसाब से बाइंग कर सकता हूँ। मैं 20,000 की लेट से ग्रोसरी कर लेता हूँ, 10,000 की कोई होटलिंग कर लेता हूँ, 15,000 कहीं पे खर्च कर कपड़े खरीद लेता हूँ, एंड सो, तो मेरा 1 लाख पूरा हो जाता है। अब जब मैं 1 लाख स्पेंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं मार्केट के अंदर एक सर्टन डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ। मैं 15,000 रुपये की ग्रोसरी करता हूँ तो इसका मतलब है मैं 15,000 की ग्रोसरी की डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ मार्केट में। इसी तरह मैं 20,000 रुपये के कपड़े खरीदता हूँ तो मैं 20,000 रुपये की डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ मार्केट में कपड़ों की। इसी तरह होटलिंग की, इसी तरह मूवीज की, इसी तरह डिफरेंट कमोडिटीज की। अब अगर मेरी इनकम और इसी तरह मेरे साथ बाकी सोसाइटी की इनकम 1 लाख से बढ़ के फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए हो जाती है, 1,50,000 रुपये हो जाती है, तो अब मैं अगर 15,000 की पहले ग्रोसरी करता था तो हो सकता है अब मैं 20,000 की ग्रोसरी करूं। अगर मैं पहले 20,000 के कपड़े खरीदता था तो अब हो सकता है मैं 25,000 के कपड़े खरीदूं, क्योंकि मेरी जो बाइंग पावर है, जो परचेजिंग पावर है, या जो मेरी इनकम है, जो मेरी अर्निंग है, वो बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत में मैं उस अर्निंग को कहीं ना कहीं तो स्पेंड करूंगा, कहीं ना कहीं तो खर्च करूंगा। अगर मैं उसको खर्च करता हूँ
तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मेरी वजह से मार्केट में क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। और यही वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट अदर देन प्राइस वेरिएबल्स कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब अगर एवरेज इनकम ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, हालांकि प्राइस कम नहीं हुई। हमने तो कहा था लॉ ऑफ डिमांड हमें कहता है कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एवरेज इनकम ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। सो दिस इज कॉल्ड अ नॉन प्राइस वेरिएबल विच इज अफेक्टिंग आवर डिमांड कर्व। क्लियर हो गया? ठीक सर। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन एनीवन? सर ये सर फिर जो फैक्टर ऑफ जी जी बोले। और मैं कह रहा था कि जो फिर हमारी रोजमर्रा आजकल जो महंगाई है इसकी वजह भी ये होगी फिर या कोई और वजह है? और इसकी वजह इनमें से ही कोई हो सकती है। अब चलने देखते हैं। एवरेज इनकम इसकी वजह बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लोगों की रमज़ान में एकदम से कोई सैलरी तो नहीं बढ़ गई, वो तो वैसे उतनी ही है जितनी है। हाँ, पिछले दिनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कुछ अलाउंसेस लगे हैं, जिसमें डिस्पैरिटी अलाउंस एक आपने शायद सुना हो। वो डिस्पैरिटी अलाउंस कुछ लोगों का लगा है, तो उस वजह से किसी हद तक उनकी इनकम बढ़ गई है। और यस, वो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरी सोसाइटी की नहीं बढ़ी, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में से भी कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी बढ़ी है। तो एवरेज इनकम ने अफेक्ट तो किया है, डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई इंक्रीज ना हुई, तो रिजल्ट क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई, या जिसको हम कह रहे हैं महंगाई हो गई, इसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं। कि मार्केट के अंदर इनकम बढ़ी लोगों की, इनकम बढ़ने की वजह से लोगों ने ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन खरीदने के साथ साथ उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, या सेलर नहीं बढ़े, तो रिजल्ट क्या होगा, डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। सेकंड, पॉपुलेशन। ये इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आता कि रमज़ान के महीने में एकदम से तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती, सो ये फैक्टर भी नहीं है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये किसी हद तक आ सकता है, और बहुत ज़्यादा अलबत्ता नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं रमज़ान के अंदर हम बात करते हैं, तो फिर तकरीबन सभी प्रोडक्ट्स की जो है वो चीज़ें या प्राइस जो है वो बढ़ रही है, सो ये भी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। टेस्ट भी इतना ज़्यादा, हाँ टेस्ट किसी हद तक अफेक्ट करता है। जैसे रमज़ान के अंदर पीपल टेंड टू ड्रिंक, आप उसको कह लें, ये जो हमारे मशरूबात होते हैं, लाइक जामे शीरी है या रूह अफ़ज़ा है या टैंग या संदल, इस किस्म के जो होते हैं, तो पीपल हैव अ स्पेशल टेस्ट एसोसिएटेड विद रमज़ान। ठीक है, वैसे शायद साल में कभी कोई यूज़ नहीं करता, या वैसे शायद कभी साल में एक दो दफ़ा कोई पीता है, लेकिन जब रमज़ान की हम बात करते हैं तो फिर डेली बेसिस पे ये एक्टिविटी होती है। सो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज पीपल हैव अ टेस्ट, दे वांट टू हैव अ सर्टेन प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ अफ्तार। सो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से उसकी प्राइस, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है उसके अगेंस्ट, तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। और अगर हम आखिरी फैक्टर देखें, स्पेशल इन्फ्लुएंस, तो ये वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, एंड दैट इज अ स्पेशल इवेंट और अ स्पेशल मंथ, जिसको मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंदर बड़ा अकीदत से मनाया जाता है, और एक बड़ा आप उसको कह लें कि प्लानिंग करके मनाया जाता है। सो पीपल टेंड टू बाय ग्रोसरीज एट वन टाइम, वो डेली नहीं जाते बल्कि मंथली बेसिस, मंथ के स्टार्ट में एकदम से ग्रोसरी खरीदने की कोशिश करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लोगों की जो कमोडिटी का यूजेज है, जैसे ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी शरबत वगैरह की, इसी तरह और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, बेसन है या चीनी है या मैदा है, या इसके अलावा जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड कंपैरेटिवली बाकी साल की निस्बत बढ़ जाती है। सो जहाँ जहाँ स्पेशल इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है। आजकल की महंगाई के पीछे जो मेजर रीजन है, या जो मेजर वजह है, दैट इज द स्पेशल इन्फ्लुएंस। क्लियर? इसके अलावा कोई क्वेश्चन?
ओके देन कमिंग फॉरवर्ड, अभी जो हमने बात की, ये जो लास्ट स्लाइड में था फैक्टर्स बिहाइंड डिमांड कर्व, ये हमने बात की फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये प्राइस के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइस चेंज होने के बावजूद उनकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इससे पिछली स्लाइड में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि हमने किस तरतीब से पढ़ा। सबसे पहले डिमांड पढ़ा, डिमांड क्या होती है, फिर क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड को डिफरेंशिएट किया, फिर डिमांड स्केजुअल पढ़ा टेबल की शेप में, फिर डिमांड कर्व पढ़ा अगर हम उसको डायग्रामेटिकली बना लें, फिर ये पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, उसमें प्राइस जो फैक्टर है वो पढ़ा, और फिर इससे जो प्रीवियस स्लाइड थी या सेकेंड लास्ट स्लाइड थी उसमें ये पढ़ा कि प्राइस के अलावा कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और अब जो स्लाइड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्राइस से रिलेट करते हैं कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के बावजूद हमारा लॉ, जो लॉ ऑफ डिमांड था या जो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था, वो इन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता? लॉ कौन सा है? प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। ये इन 6-7 पॉइंट्स पे, प्रोडक्ट्स पे हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता। सो दैट मीन्स दे आर एक्सेप्शंस, इनको हम निकाल देते हैं उस लॉ से। द फर्स्ट वन इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जो बहुत ही लो स्टैंडर्ड या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि जो बहुत सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर हम बात करें नमक की, जो खाम या मादनी नमक या जो वो नमक जो अभी रिसेंटली जो आयोडाइज्ड नहीं है या जो प्योरीफाइड नहीं है, दैट इज एन इंफीरियर गुड। वो आपको शायद 8-10 रुपए में किलो के हिसाब से काफ़ी सारा मिल जाए। सो ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, या ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत ही चीप प्रोडक्ट है, या ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत इंफीरियर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ये जैसे आपने तो पता नहीं वो ट्राई की है कि नहीं, बहुत देर पहले 1 रुपए में कुछ कैंडीज आया करती थी, 8-10 कैंडीज आया करती थी। आपके ज़माने में तो शायद 1 रुपए में 1 या 2 ही आती हो, बट जो अर्लियर एजेस थी जब सस्ती चीज़ें होती थी तो कुछ ऐसी कैंडीज भी थी जो 1 रुपए में बहुत सारी आ जाया करती थी। अब ये वो प्रोडक्ट्स थी कि अगर उसकी प्राइस 1 रुपए से बढ़ के 1.5 रुपए भी हो जाए, 1.5 रुपए का मतलब था 50% इंक्रीज, 50% एक अच्छा इंक्रीज होता, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिमांड में शायद कोई फर्क ना पड़ता। एंड वाइस वर्सा, अगर 1 रुपए की प्रोडक्ट वो लेट से 75 पैसा में भी कर देते, 25% प्राइस कम भी कर देते, तो भी लोग बहुत ज़्यादा खरीदना ना शुरू कर देते। सो ऐसी प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी या जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंफीरियर है, ऐसी प्रोडक्ट्स को, ऐसी कमोडिटीज़ को के ऊपर जो ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ये अप्लाई नहीं होता। फिर इसी तरह सुपीरियर गुड्स भी हम कर सकते हैं। एक साइड पे इंफीरियर गुड्स, दूसरी साइड पे सुपीरियर गुड्स। वो इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन हम उसको एक्सप्लेन अलबत्ता कर लेते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो बहुत ही सुपीरियर हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। फॉर एग्जांपल, कोई डायमंड है जो बिलियंस या मिलियंस ऑफ रुपीस का है, कोई कार है, लेट से BMW है या मर्सिडीज है या टेस्ला है या फरारी है। अब ये वो कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव है, अगर इनकी प्राइस में 2-4-5 लाख का इजाफा भी हो जाएगा फिर भी उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि जो लोग जो 350-400 मिलियन या 18-20 करोड़ रुपए की एक गाड़ी ले सकते हैं, वो 20 करोड़ 50 लाख की भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे सिनेरियो में ऐसी प्रोडक्ट्स जो हाईली सुपीरियर हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी की हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता। देन नेक्स्ट वन इज, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट।
डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं दिखावे को। ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा है, दिखावे का एलिमेंट ज़्यादा है, उन चीज़ों पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको शादी की एग्जांपल दी, एट द मैरिज सेरेमनी द पीपल टेंड टू बाय गोल्ड और टेंड टू वेयर गोल्ड इररिस्पेक्टिव कि उसकी प्राइस क्या है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, सो अगर दिखावे की शक्ल में हम आ जाएं या कोई डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के अंदर हम आ जाएं, तो ऐसी सूरत में ये लॉ फॉल या लॉ अप्लाई नहीं होता, बिकॉज पीपल actually tend to just show off, they just tend to pretend to be rich, और एक ऐसी रस्म है, रिचुअल्स हैं या कोई कस्टम्स हैं, रवायात हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती भी जा रही है तो आइडियली तो उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए एज पर लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चीज़ जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन में आती है, वो दिखावे में आती है। सो ऐसी तमाम चीज़ें जो दिखावे की हद तक हैं, उन चीज़ों पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सर ये समझ नहीं आई सर, डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं दिखावे को, शो ऑफ को। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप देखते हैं कि कुछ लोग जो अपनी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो ऑफ कर रहे हैं। जब शादी की हम बात करते हैं तो गोल्ड इज नॉट अ नेसेसरी। गोल्ड कोई नेसेसिटी तो नहीं है ना शादी के ऊपर, के गोल्ड नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में लोग फिर भी गोल्ड खरीदते हैं बिकॉज दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक दिखावा है, ये एक शो ऑफ है। सो ऐसी चीज़ें जो शो ऑफ के अंदर आती हैं, ऐसी चीज़ें जो दिखावे के अंदर आती हैं, उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। हम कह रहे हैं ना कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जानी चाहिए, लॉ तो हमें ये कहता है। लेकिन जब बात दिखावे की आती है तो ये उल्टा हो जाता है कि जितनी जितनी प्राइस इंक्रीज होती जाती है, लोग उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि वो शो ऑफ कर सकें या अपने आप को बेहतर या अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर जो है वो शो कर सकें। सो प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ओके सर, समझ आ गई। Okay, then third thing is ignorance of consumers. Ignorance simply means कि आपको पता ही नहीं चला किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम या ज़्यादा हो गई है। लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन उस सेल का, उस प्राइस रिडक्शन का किसी को पता ही नहीं चला। लेट से मैं एक ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ और मैं ख़रीदता हूँ, तो मैं लेट से एक महीने के अंदर 2 शर्ट्स खरीदता हूँ। अब जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो मैं उसको ज़्यादा खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि उसकी प्राइस कम हुई है, तो ऐसी सूरत में उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। डिमांड तब इंक्रीज होती जब लोगों को पता चलता या जब लोग अवेयर होते या जब लोगों को डिफरेंस पता होता कि पहले प्राइस क्या थी और अब प्राइस क्या है। सो प्राइस जब कम हो और उसका सबको पता चले तो लोग वो ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। जैसे आप अक्सर देखते हैं सेल में, एक कमोडिटी है, एक प्रोडक्ट है, वो बाज़ार में पड़ी है, कोई भी नहीं खरीदता, लेकिन जब उस पर सेल लगती है तो बहुत ज़्यादा लोग उसको ख़रीदने के लिए चले जाते हैं और उसकी मार्केट के अंदर क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर पता ही नहीं चला, लोगों को पहले और अब की प्राइस का डिफरेंस नहीं पता, या सेल का पता नहीं चला, या प्राइस रिडक्शन का पता नहीं चला, तो ऐसी सूरत में लोग क्योंकि ख़रीदेंगे ही नहीं, सो मार्केट में क्वांटिटी डिमांड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन लेस सप्लाई। ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी मार्केट के अंदर जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत कम है। सो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसी प्रोडक्ट को सोचते हैं कि मार्केट के अंदर प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, वो एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा बन ही नहीं सकती। ठीक है, सो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी सप्लाई हमेशा कम रहती है या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग या जिनकी सेलिंग हमेशा कम रहती है, वो तमाम प्रोडक्ट्स लेस सप्लाई में आती हैं और इनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता।
जैसे आप सुनते हैं अक्सर के मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, अभी पिछले दिनों चीनी की जैसे शॉर्टेज हुई हुई थी, तो ये वो प्रोडक्ट है जिसको हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं या फॉल करवा सकते हैं लेस सप्लाई, कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, जब किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होती है, कमी हो जाती है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि बायर ज़्यादा है, सेलर कम है। अब आइडियली तो होना ये चाहिए कि जब उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जानी चाहिए, लोगों को कम खरीदनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका रिवर्स हो जाता कि लोगों को ये शक है या लोगों को ये डर होता है कि अभी तो फिर दो चार चीज़ें मिल जाएंगी, आने वाले वक्त में ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी से शॉर्ट है, हो सकता है दो चार दिन बाद ये बिल्कुल ही ना मिले, तो लोग बजाय कम खरीदने के ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारा जो लॉ है वो गलत साबित हो जाता है कि प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद क्वांटिटी डिमांड कम नहीं हो रही बल्कि ज़्यादा होती चली जा रही है। सो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी शॉर्टेज होती है, जिनकी सप्लाई कम होती है मार्केट में, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ। नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कहते हैं जुए को, गैम्बलिंग को, या र्यूमर या अफवाह की बेस के ऊपर जो चीज़ें चल रही होती हैं। अब ऐसी तमाम चीज़ें जो स्पेकुलेटिव नेचर की होती हैं उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, स्पेकुलेटिव नेचर से अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट होने वाली है, अब ये जस्ट एक स्पेकुलेशन है, हो सकता है ना हो शॉर्ट, अफवाह है मार्केट में, तो अब ये एक जुआ है, हो सकता है कि हो जाए शॉर्ट और हो सकता है ना हो। सो ऐसी तमाम चीज़ें जिनके ऊपर गैम्बलिंग हो सकती है, या ऐसी तमाम चीज़ें जो कि अफवाह की बेस पे उनका इम्पैक्ट आ सकता है, या ऐसी तमाम चीज़ें जो अफवाह की वजह से एकदम से चेंज हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें भी इस लॉ में फॉल नहीं करती। क्योंकि जब मार्केट के अंदर कोई स्पेकुलेशन होती है, लेट से मार्केट में आज कहा जाता है कि गोल्ड की प्राइसेस आज 1 लाख रुपए एक तोला है, और ये 4 दिन के बाद 1.5 लाख रुपए तोला हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या होगा? लोग जो हैं उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस इज ओनली अ स्पेकुलेशन, हो सकता है 4 दिन के बाद वो 1 लाख से भी कम हो के 80,000 पे आ जाए। ठीक है, सो ऐसी सारी सिचुएशन जो कि स्पेकुलेटिव नेचर की होती हैं उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। एंड लास्टली, आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में लोग खरीदने पे तैयार ही नहीं है, उनका टेस्ट ही नहीं है, या वो फैशन से ही आउट हो चुकी हैं, अब उनकी प्राइसेस जितनी मर्जी कम या ज़्यादा हो जाएं, लोग अपने हिसाब से खरीदेंगे, उनकी डिमांड पे कोई असर नहीं आएगा प्राइस की वजह से। जैसे हम देखते हैं, कोई एक डिज़ाइन है, एक शर्ट है, कोई कपड़े हैं, उसका एक सर्टेन डिज़ाइन मार्केट में नहीं रहा, या मार्केट में लोग अब उस डिज़ाइन को पहनना पसंद नहीं करते, तो उसकी प्राइस आधी भी हो जाएगी, लोग फिर भी उसको नहीं खरीदेंगे, बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ फैशन। जैसे हम पहले विंटेज स्टाइल के आप शर्ट्स देखें, जो लंबे लंबे कॉलर्स वाली होती थी, कोई 8-10 इंच का कॉलर होता था जिसका, किसी ज़माने में वो फैशन था, बट नाउ इट इज़ आउट ऑफ फैशन। अब अगर वो शर्ट आपको 50% सेल पे भी दे दी जाए, तो शायद फिर भी 99% पीपल विल नॉट वांट टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, सो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, या ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें लोगों का अब इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, उन चीज़ों की प्राइस कम या ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जिनको प्राइस इम्पैक्ट नहीं करती, या जिनको प्राइस असरअंदाज नहीं करती, दैट आर इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स, द प्रोडक्ट्स विच कम अंडर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। द थर्ड वन वाज दैट कंज्यूमर और बायर couldn't get the information कि किसी चीज़ की प्राइस कम हुई है, सो उनको पता ही नहीं चला, इसलिए वो क्वांटिटी डिमांडेड स्टेबल रहेगी। ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी शॉर्टेज है या जिनकी सप्लाई कम है, उन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह ऐसी प्रोडक्ट्स जो स्पेकुलेटिव नेचर की हैं, जो गैम्बलिंग टाइप चीज़ें हैं, या जो जुए के हवाले से चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। लास्टली, ऐसी तमाम चीज़ें जो आउट ऑफ फैशन है, जो आउट ऑफ टेस्ट हैं, या ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ ट्रेंड हैं,
वो तमाम चीज़ें, उनकी प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, उनकी डिमांड के ऊपर असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं, इन पे ये लॉ जी, एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी लिमिटेशन में आएंगी? बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर वो तमाम चीज़ें जो वेरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लाइक वीट है, लाइक राइस है, मतलब वो चीज़ें जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हैं, या ऐसी तमाम चीज़ें जिनका सब्स्टिट्यूट आप एक लंबे अरसे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे गंदम है, अब आटा है फॉर एग्जांपल, अगर एक आटा एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा महंगा भी हो जाए, द पीपल डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो वो उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सो ऐसी सूरत में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, या चलें जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऐसी हैं जो अगर नहीं भी ले जाएंगी तो काम चल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन है। अब है तो ये एक नेसेसिटी, लेकिन इसके बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अब चिकन अगर लेट से 1000 रुपीज़ का हो जाएगा तो लोग इसको यूज़ करना छोड़ देंगे, या शायद छोड़ देंगे। सो इन चीज़ों पे ये लॉ फिर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सो ऐसी तमाम चीज़ें जो वेरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लाइक पानी है, चावल है, गंदम है, इसके अलावा अगर कोई ज़हन में आती है आपकी चीज़ें, वो चीज़ें जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए ही चाहिए, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन?